आपको मालूम होना चाहिए कि 16 फरवरी 2026 को यहाँ के एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले जो 4.5 लाख मुलाजमीन की नुमाइंदा तंजीम है ने एक बर्निंग इशू के हवाले से, आर्जी मुलाजमीन की रेगुलराइजेशन के हवाले से एहतिजाज प्रदर्शन और लास्ट पे नवाई सुबह का जो घेराव का प्रोग्राम बनाया था, और उस प्रोग्राम के हवाले से जब हमने पेशरफ्त की, हमने नवाई सुबह की तरफ पेशकदमी की, तो सरकार की तरफ से ट्रेड यूनियन कन्वीनर जो उनके हैं गुलाम मोहम्मद हमदर्द साहब, उनके जानिब से हमें ये दावत दी कि आपको एहतजाज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको हड़ताल करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी इस हवाले से ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू कश्मीर जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने कमिटमेंट करते हुए एक कमेटी तश्कील दी है, और जो हम खदशात का इजहार कर रहे थे उन खदशात को दूर करने के हवाले से उन्होंने ये कहा कि एडवाइजर टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जनाब नासिर असलम वानी साहब आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपको बातचीत के लिए दावत दे रहे हैं हम, तो आप अपने प्रोग्राम को यहाँ पे मोखर करिएगा। तो हमने अपना प्रोग्राम मोखर करते हुए, उनकी दावत को पे लबैक करते हुए अपने प्रोग्राम को मोखर किया, क्योंकि एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी एहतिजाज और बाकी चीजों की कायल नहीं है, बल्कि हम हमेशा इस हक में रहे हैं कि हम इफाद और तफहीम के जरिए से जितने भी मुलाजमीन के मसाइल है, खासकर जो यहाँ के डेली वेजर्स कैजुअल लेबर 61,000 आरजी मुलाजमीन और 61,000 खानदानों का जो मामला है, इसका हम हल चाहते हैं इफाद और तफहीम के जरिए से, टेबल के जरिए से। तो बिलाखिर सरकार ने मुकद्दस महीना गुजरने के बाद, असेंबली का सेशन खत्म होने के बाद, बजट सेशन खत्म होने के बाद, सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर कल शाम को ही हमें दावत दी बातचीत के लिए, और आज सवेरे बातचीत हुई। नासिर असलम वानी साहब सरकार की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे थे, तो और हमारी तरफ से एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी, सदर एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी जनाब वजीर हुसैन दुरानी साहब की सरबराही में हमने उस मीटिंग में शिरकत की। एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की जुमला क़यादत थी, तो 2 राउंड उसमें बातचीत हुई। एक राउंड आरजी मुलाजमीन के हवाले से हुआ, और दूसरा राउंड जितने भी यहाँ पे मुलाजमीन है जो उनको दरपेश मसाइल है, उनके मुतालबात है जिसको सरकार ने तस्लीम किया है, उन मुतालबात के हवाले से हुआ। क्या हुआ उस मीटिंग में, हमारी तरफ से कौन सी बात रखी गई सामने, और सरकार की तरफ से क्या कहा गया, सरकार का क्या रद्द-ए-अमल है, खासकर बर्निंग इशू के हवाले से। इस सब पर आपके सामने रोशनी डालने के लिए मैं दावत देना चाहूंगा अपने कायद मोहतरम सदर एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी जनाब वजीर हुसैन दुरानी साहब को, कि वो एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी का मौक़िफ़ और सरकार के साथ जो बातचीत हुई और जो हमने अपने मुतालबात उनके सामने रखे और सरकार का जो जवाब उसके रद्द-ए-अमल में आया, उस हवाले से आपके सामने अपना पक्ष रखेंगे जनाब वजीर हुसैन दुरानी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जनरल सेक्रेटरी सज्जद अहमद फरीद साहब ने आपको बता दिया कि क्या मामला है। चूँकि जो लास्ट प्रोटेस्ट हमने किया था उसके बाद में सरकार का हम वेट कर रहे थे कि वो कब दावत देंगे, उन्होंने कहा था, तो आज उनकी दावत पे हम बातचीत के लिए नासिर असलम वानी जो ऑनरेबल एडवाइज़र है उनसे मिले। एक ही बर्निंग इशू था। सबसे पहला राउंड जो हुआ मीटिंग वो है डेली वेजर्स और दीगर जो टेम्प्रेरी एम्प्लॉयज़ 61,000 उनके रेगुलराइजेशन के हवाले से बात हुई, और हमने अपने खदशात का इजहार किया। हमने उनको कहा कि एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी चाहती है कि जो 61,000 मुलाजमीन हैं इनको रेगुलराइज किया जाए अगेंस्ट वैकेंट पोस्ट इन द फर्स्ट इंस्टेंस। आप लोगों को समझना होगा, आज हम इस चीज़ को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि सरकार फिक्स्ड सैलरी किसी डेलीवेजर की करेगी लेकिन उसको रेगुलराइज नहीं करेगी, या जो बेनिफिट्स आम मुलाजमीन को है उनको भी वो नहीं देंगे, तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने सरकार को कहा, हमने उमर साहब का भी शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने कहा कि इस साल मैं रेगुलराइज करूंगा मुलाजमीन को। हमने कमेटी के हवाले से बात की कि 6 महीने के बाद 1 साल भी हो गए, अभी तक कमेटी रिपोर्ट आई नहीं, और हमने उनको वाज़ेह कर दिया कि आप फेज़ड मैनर में इनको रेगुलराइज करें। सबसे पहले आप देखें कि जिस डिपार्टमेंट के डेलीवेजर्स है उस डिपार्टमेंट में जितने पोस्टें वैकेंट हैं उन वैकेंट पोस्टों को आप फिलअप कीजिए।
मिसाल के तौर पे हमने पीएचई में देखा है कि तकरीबन 4 से 4,500 पोस्टें वैकेंट हैं। अलबत्ता हमने ये भी उनको कहा, मैं इसलिए आपके माध्यम से आम मुलाजमीन तक, डेलीवेजरों तक, अवाम तक और सरकार तक भी ये बात फिर से पहुंचाना चाहता हूं कि जो हमारे खदशात हैं उनको मैं यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड रखना चाहता हूं। जो पीएचई की बात मैंने की, 4,000 मुलाजमीन की पोस्ट है वैकेंट है, तो उनको रेगुलराइज किया जाए इन द फर्स्ट इंस्टेंस। लेकिन जो प्रेजेंट रिक्रूटमेंट रूल है उनको मॉडिफाई करने की ज़रूरत है। एक बंदा जो 10 साल से 15 साल से किसी काम में माहिर है, उसके लिए अब एलिजिबिलिटी ये नहीं होनी चाहिए कि आप पहले ITI सर्टिफिकेट लाओ। आप 20 साल के बाद किसी को ये चीज़ नहीं कह सकते। तो जो भी ज़रूरी मॉडिफिकेशन है वो हो। इससे क्या होगा कि सरकार को नए पोस्टें क्रिएट नहीं करनी पड़ेंगी सबके लिए, सरकार को अलग से कोई बजटरी प्रोविजन नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि जितनी सैंक्शन स्ट्रगल्स जिस डिपार्टमेंट की होगी। हमने वहाँ पे बात की कि भाई जो लोग इस दुनिया से चले गए ड्यूरिंग सर्विस, उनके बच्चों को जो भी उनके लीगल हेयर है उनको भी इसमें अपना हक दिया जाए, उनको SRO 43 उन पे लागू किया जाए। हमने इनसे कहा कि जिन लोगों को रिटायरमेंट हो गई है उनके लिए आप रिट्रोस्पेक्टिव ऑप्शन रखो, ताकि कम से कम जो 20 साल, 30 साल, 35 साल अपनी जवानी के उन्होंने इस सरकार को दिए, महकमे को दिए, अवाम की खदमत में दिए, उनको कुछ मिले। इसी तरह से हमने कहा जैसे फॉरेस्ट है, टूरिज़म है, सेरिकल्चर है, एग्रोस्ट्रोलॉजी है, ये HDF है, इसमें बहुत सारे डेलीवेजर हैं जो अनपेड है, उनको पैसा नहीं मिल रहा है। रेगुलराइजेशन जब आप करेंगे, लेकिन तब तक वो कैसे सस्टेन करेंगे, वो जिंदा कैसे रहेंगे? उनके वेजेस मिलने चाहिए। 6-6, 8-8 महीनों से उनकी तनख्वाह ही नहीं है और वो काम कर रहे हैं। टूरिज्म में हमने देखा अनपेड एम्प्लॉयज जो डेलीवेजर या कैजुअल लेबरर्स है वो विदाउट सैलरी काम कर रहे हैं। इसी तरह फॉरेस्ट्री में, HDF में, ये सारे चीज़ें हमने सरकार की नोटिस में लाई। जो बातचीत हुई, हमने उनको कहा कि हमें रोड पे निकलने का कोई शौक़ नहीं है, ना हमें हड़ताल करने का कोई शौक़ है, लेकिन हम तवक्को रखते हैं। एक ऑनरेबल CM ने एक बार नहीं कई बार असेंबली में खड़े होकर कहा कि भाई हम आपको ये आश्वासन देते हैं कि हम रेगुलराइजेशन के हवाले से ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। और आज जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हम एक बार फिर आपसे मिलेंगे जैसे ही, क्योंकि अब वक्त करीब है कि जम्मू में जो सेक्रेटरीट है वो बंद हो जाएगा और यहाँ फिर से खुलेगा। और उन्होंने कहा कि हम यहाँ से सेक्रेटरीट खुलने के बाद बहुत जल्द हम सबसे पहले एक और राउंड करेंगे बातचीत का, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि इस मसले का हल हो। हमने उनके साथ जो दीगर कैटेगरीज ऑफ टेम्पररी एम्प्लॉयज़ है, जैसे रहबरे जंगलात है या रहबरे खेल है, हमने एडवाइज़र साहब की नोटिस में लाया कि जो हमारे खदशात है, अगर उनको आपने किसी पॉलिसी के तहत रेगुलराइज करना है तो देर क्यों हो रही है? वो पढ़े लिखे नौजवान हैं, 4,000, 4,500, 5,000 रुपये पे काम कर रहे हैं, उनके बारे में भी आप बात करें। इसी तरह से जो डेलीवेजरों के मामला थे, चाहे वो वेजेस का मसला है या अगर आप जब किसी डेलीवेजर के एक ग्रुप को आप रेगुलराइज करेंगे तो दूसरा ग्रुप कौन सी तनख्वाह लेगा? हमें 8 पार चाहिए जो हमारे मिनिमम वेजेस एक्ट है, बाकी रियासतों में है या बाकी यूटीज़ में है। अगर सरकार एक साइड से एक ग्रुप को रेगुलराइज करेगी, लेकिन जो लोग फिर रहेंगे रेगुलराइजेशन के लिए, उनके लिए हमने कहा है सरकार को कि उनको मिनिमम वेजेस एक्ट एट पार विद अदर सिस्टर कंसर्न्स, यूटीज़ है या स्टेट्स है, उनको वो मिनिमम वेजेस एक्ट दिया जाए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ऑनरेबल एडवाइज़र साहब ने एक्नॉलेज किया, उन्होंने लेजिटिमेसी ऑफ द डिमांड्स को एक्सेप्ट किया कि वाकई तौर पे इन डेलीवेजर्स के साथ ज़्यादती हुई है जितनी भी सरकारें यहाँ इससे पहले आई है। और उन्होंने ये भी वादा किया है कि उमर साहब की नियत है कि मैं इन लोगों को रेगुलराइज करूं। इस सरकार की नियत है, इसीलिए हमने अपनी नेक नीति से एक कमेटी बनाई है। और उन्होंने ये भी कहा कि हम कमेटी मेंबरान को, कमेटी चेयरमैन को कहेंगे कि वो जल्द से जल्द जो रिकमेंडेशंस है उसको दे सबमिट करे, ताकि सरकार के लिए रास्ता बने कि वो रेगुलराइजेशन का जो प्रोसेस है उसको इनिशिएट करे। उसके बाद में हमने जो दूसरे महकमाजात यहाँ पे हैं, PSUs है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है, उनके हवाले से हमने बात की सेकंड राउंड में। उसमें हमने पब्लिक सेक्टर के बारे में कहा कि जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 बना था, उसमें कहा गया था कि 1 साल के अंदर अंदर हम पब्लिक सेक्टर के हवाले से कोई पॉलिसी लेकर आएंगे, लेकिन अभी तक उस रिपोर्ट को पब्लिक नहीं किया गया, ना हमें पता है कि उस कमेटी ने क्या कहा है।
लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 2019 के बाद पब्लिक सेक्टर किस हालत में है। हम यहाँ पे देख रहे हैं JKI 9 महीने से तनख्वाह नहीं है, JKTDC सीकॉप मुलाजमी 6 महीने से तनख्वाह नहीं है। इसी तरह से हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, हैंडलूम ये क्या नाम इसका, आर्टिस्ट एम्पोरियम, इसी तरह से हमने बात की है उनके साथ कि जो फैसले सरकार ने किसी कॉरपोरेशन के मुतलिक लिए हैं, जैसे JKTDC की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फैसला लिया था कि हम 40% जो टैरिफ है उसको बढ़ाएंगे, एनहांस करेंगे ताकि इनकम जो है वो बढ़े, क्योंकि वक्त के साथ साथ आपको हर एक चीज़ में देखने को मिलेगा कि इन्फ्लेशन हो रही है, वो बढ़ रहा है। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डिसीजन होने के बावजूद भी अभी तक JKTDC की जो टैरिफ है उसमें 40% का जो फैसला हुआ था वो अभी तक नहीं हुआ। इसी तरह से हमने JKI में जो ज्वाइनरी मिल है पांपोर में, जिसको डिसलोकेट किया गया लेकिन उसको वापस वहां पे नहीं इंस्टॉल किया गया, वापस रीएस्टैब्लिश नहीं किया गया, यह मामला भी हमने उनकी नोटिस में लाया। हमने उनकी नोटिस में लाया कि सीकॉप एक परचेजिंग एजेंसी थी, जो उसी से एक तो जो उनके साथ मुंसलिक कारखानादार थे, मजदूर थे, इंडस्ट्री छोटे छोटे जो माइक्रो इंडस्ट्री रखने वाले थे वो लोग वाबस्ता थे, मुलाजमीन थे, तो उनसे वो हक छीन लिया गया। उसका नतीजा हुआ कि वो तनख्वाहों से महरूम है, रिटायर हो रहे हैं तो उनके पास रिटायर बेनिफिट्स नहीं है और सरकार ने कोई पॉलिसी नहीं लाई है। इसी तरह से हमने JKSRTC में इसके बावजूद कि तरक्की हुई है, पैसा बढ़ा है, अभी तक 7th पे कमीशन लागू नहीं हुआ। जो वहाँ कंसोलिडेटेड ड्राइवर्स है 15 साल हो गए, अभी तक वो रेगुलराइज नहीं हो रहे हैं, जबकि उनका बाकी के साथ कोई वास्ता नहीं है, वो एक अलग उनका अपना ऑटोनोमस बॉडी है, अपने रूल्स है। तो ये हमने उनकी इसमें लाया। इसी तरह से हमने सरकारी महकमा जात में जैसे हैंडीक्राफ्ट्स है, सालों साल से अभी तक DPC नहीं हो रही है। जो छोटे मसले हैं सरकार को वहाँ पे देखना चाहिए, जो वहाँ पे डायरेक्टर हजरात हैं, जो सेक्रेटरीज हैं, उनको देखना चाहिए कि हमारा मुलाजिम स्टिग्नेटेड है, एक ही कैडर पे खड़ा है। इसी तरह से हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट के बारे में, रहबर तालीम जो है उनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं बन रही है। जो जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी के मुलाजमीन हैं उनकी पॉलिसी नहीं बन रही है, डिस्पाइट द फैक्ट सरकार ने कमेटी बनाई, कमेटी ने रिपोर्ट दे दी, अभी तक वो भी नहीं हुआ। इसी तरह से जो हमारे +2 लेक्चरर्स हैं वो भी स्टिग्नेटेड है। ये एक अलमिया है कि पढ़ा लिखा तबका जो गेजेटेड ऑफिसर्स है, जो हमारा फ्यूचर बनाते हैं, हमारे नेशन को आगे बढ़ाते हैं, हमारे बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी इस वक्त स्टिग्नेटेड है, जो 10+2 लेक्चरर है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। इसी तरह से NHM के मुलाजमीन को न सर्विस कोई पॉलिसी है, 3-3, 4-4 महीने बाद उनको 1-1 महीने की तनख्वाह मिलती है। जबकि हम देखते हैं दीगर रियासतों में जहाँ पे NHM के लोग काम करते हैं, उनकी तनख्वाह और यहाँ के NHM की तनख्वाह में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उनके पास सर्विस रूल्स है, यहाँ सर्विस रूल्स भी नहीं है। तो इस तरह से हमने सरकार से बात की कि भाई बहुत सारे महकमे जाते हैं, कल्चरल एकेडमी है, आर्ट्स एंड लैंग्वेज वगैरह, उनकी DPC भी पिछले 20 साल से नहीं हुई है। जब आप एक मुलाजिम को एक ही जगह पे रखोगे, स्टिग्नेटेड रखोगे, उसकी ग्रोथ कैसे होगी, उसके काम में एफिशिएंसी कैसे आएगी? तो ये सारे मामले जो मामला थे ये हमने एडवाइज़र साहब की नोटिस में लाए। उन्होंने इन प्रिंसिपल एडमिट किया, एक्सेप्ट किया कि कंसोलिडेटेड को, डेली वेजरों को, कैजुअल लेबरर्स को किसी भी सूरत में रेगुलराइज होना है। उमर साहब का वादा है, इस सरकार का वादा है। नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स जो है वो दरबार मुंह के यहाँ खुलने के बाद होगा। कोई टाइम पीरियड दिया गया? देखिए टाइम पीरियड का मसला ये है, हमने भी ये सवाल उनसे कहा कि आप टाइम पीरियड दे दो। अब टाइम पीरियड ये है कि जब अभी या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने से भी कम वक्त है यहाँ दरबार मुल्क खुलने में। जब नेक्स्ट हमारा राउंड होगा उनके साथ बातचीत का, मुझे उम्मीद है कि उसमें हमें इंशाल्लाह ताला टाइम फ्रेम भी मिलेगा। और एक चीज़ हमने उनकी नोटिस में ये बात